ऑल राइट, एक मिनट मैं चैट विंडो भी ओपन कर लूँ ताकि आप लोग क्वेश्चंस को आंसर कर सकूं। चले जी, तो मशीन लैंग्वेज की डिस्कशन हम लोग कर चुके थे, ठीक है। मशीन लैंग्वेज का बेसिक पर्पस या उसका जो जब डिजाइनिंग का जो पीस ऑफ माइंड को लेते हुए डिजाइन की गई थी वो था बेसिकली कि साइंटिस्ट के लिए बेसिकली डिजाइन की गई थी। उसके बाद जो लैंग्वेज आई वो लैंग्वेजेस आई, वो हाई लेवल लैंग्वेजेस आई या हाई लेवल लैंग्वेज या फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेजेस आना शुरू हो गई, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर भी जनरेशन होती है, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, सिक्स जनरेशन तक मेरे ख्याल से आ चुकी हैं। सिक्स जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी आ गई हैं, ठीक है, जिनको फंक्शनल या एनोनिमस फंक्शंस के थ्रू हम लोग यूज कर सकते हैं, फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी जिसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो उसमें बेसिक जो 1960s में हमारे पास लैंग्वेजेस आई, ठीक है, उसमें इम्पेरेटिव लैंग्वेजेस कह लें या ऐसी लैंग्वेजेस जो कि सिंटेक्स जिनका सिंटेक्स के अंदर ही हम हर चीज डिफाइन करनी पड़ती थी या स्पेसिफाई करनी पड़ती थी। उसमें सी, कोबोल, एल्गोल, फोर्ट्रान, बेसिक, जीपीएसएस, ये लैंग्वेजेस आई। इस और लिस्प भी इसी टाइम में आई, लेकिन लिस्प की खास बात ये है कि लिस्प फंक्शनल लैंग्वेज है, ठीक है, कि इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स होती हैं बेसिकली आप फंक्शनल स्टेटमेंट्स बेसिकली बना रहे होते हैं और फंक्शनल कॉल्स के थ्रू बेसिकली ये चल रही होती है। हो सकता है अभी काफी सारी चीजें फंक्शनल कॉल्स, इस तरह की बातें आपको हो सकता है अभी फिलहाल समझना है कि ऐसी काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो आप फ्यूचर टॉपिक कोर्सेज के अंदर पढ़ोगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ पे अगर एक बेसिक आइडिया आपको देना है कि किस टाइप की लैंग्वेजेस थी और कितनी टाइप की लैंग्वेजेस थी और वहाँ पे क्या कहते हैं बेसिकली किस तरीके से वो उनके एवोल्यूशन हुआ। पाइथन इसमें नहीं लिखी हुई, पाइथन 2000 के बाद मेरे ख्याल से आई होगी, जिसने 2000 तक की सीरीज को काउंट किया है, ठीक है। तो पाइथन का जो फर्स्ट वर्जन आया है वो कब आया है, चेक कर लेते हैं अभी। 1994 में सबसे पहला वर्जन आया था पाइथन का, ठीक है। तो इसमें इसने 1994 के लिहाज से इसको होना चाहिए था, इसने इसमें आई डोंट नो व्हाई क्यों नहीं डाला, इसको डालना चाहिए था, ठीक है। पाइथन वैसे इम्पेरेटिव भी है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, फंक्शनल भी है। इसने बस कुछ एग्जांपल्स लिए, आप ये कह सकते हो, ठीक है। नहीं, एचटीएमएल मेरे ख्याल से 2000 से पहले आ गई थी। 90s में वेब पेजेस के ऊपर, वेबसाइट्स के ऊपर काम होना शुरू हो गया था। जो फर्स्ट एचटीएमएल पेजेस थे, जो पुरानी वेबसाइट्स होती थी, जो कि बेसिकली स्टैटिक पेजेस होते थे, तो वो 90s में बनना शुरू हो गए थे, ठीक है। तो इसमें मेरे ख्याल से कुछ लैंग्वेजेस को इसने मैप किया है, सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इसमें नहीं है, ठीक है। जो मशहूर मशहूर कह लें या बेसिक है, जब ये बुक जब ये राइट की गई होगी, पाइथन बाद में मशहूर बहुत हुई है, शुरू में इतनी मशहूर नहीं थी, ठीक है। तो हो सकता है इस वजह से उसने इसको इंक्लूड नहीं किया, मे बी पॉसिबल। अच्छा जी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, डिक्लेरेटिव लैंग्वेज ऐसी उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को बोलते हैं जिनके सिंटेक्स के अंदर हम लोग हर चीज को बेसिकली कह लें आप जो आपके जितना भी प्रोग्राम्स होता है वो स्पेसिफिकली किसी कोई एल्गोरिथम उस ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा होता, ठीक है। यानी आप एक क्वेश्चन करेंगे फॉर एग्जांपल, उसी का आंसर आ जाएगा। और सईद वसीम ने बोला कि 12th एडिशन जो बुक का है उसमें पाइथन भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये एडिशन मेरे पास जो है 11th है, तो हो सकता है कि इसमें इंक्लूडेड ना हो, ठीक है। तो बाद में उसने जब बुक अपडेट करी है 13th एडिशन में, हो सकता है उसने एचटीएमएल और बाकी चीजें भी इंक्लूड कर ली हो, मे बी पॉसिबल। खैर वो टारगेट नहीं है, टारगेट एक्चुअली ये है कि हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का जो एवोल्यूशन है वो पता चल जाए और टाइप पता चल जाए, ठीक है। फिर कोई भी नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में अगर हमें पता चलता है तो हम उसको मैप कर सकते हैं वो किस टाइप के ऊपर कैटेगराइज करेगी, ठीक है। अच्छा जी, खैर, तो डिक्लेरेटिव जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, ठीक है, उसमें आप का जो भी क्वेश्चन होता था, फॉर एग्जांपल प्रोलॉग, एआई के कोर्स के अंदर आप पढ़ेंगे भी इसको। तो इसमें क्या होता है, एक नॉलेज बेस होता है,
ठीक है, नॉलेज बेस क्या होता है, उसमें आप क्वेश्चंस आंसर्स क्वेश्चन और उनके आंसर्स को डाल देते हैं। फिर जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हैं उस अपने इंटरप्रेटर से, तो वो उसका आंसर येस और नो में आपको बता देता है। ठीक है, तो डिक्लेरेटिव लैंग्वेजेस ऐसी होती थी, मिलती-जुलती होती थी प्रोलॉग से। इम्पेरेटिव लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती थी जो कि जिनके अंदर कुछ हम एल्गोरिथम्स को बेसिकली या एल्गोरिथमिकली वे एल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट करते थे। ठीक है, लेकिन जो इम्पेरेटिव लैंग्वेज है उनको आप वो भी कहते हैं, मॉड्यूलर लैंग्वेज भी कह सकते हैं। ठीक है, मॉड्यूलर इस सेंस में कि उसके अंदर जो आपका काम होता था वो आप मॉड्यूल्स या सब मॉड्यूल्स में डिवाइड करते थे। ठीक है, इसी तरीके से जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस बेसिकली ऑब्जेक्ट को यूज करती हैं, और ऑब्जेक्ट बेसिकली रीयूजेबल प्रोडक्ट होता है आपकी जो भी क्लास होती है। क्लास को आप यूँ समझ सकते हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक बकेट हो, ठीक है, और उस बकेट को आप क्लास कह सकते हैं। उसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल बॉल्स फिल कर दें या कलर फिल कर दें या व्हाटएवर जो फिल कर दें वो उसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन होती है, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। ठीक है, और क्लास बेसिकली जिस भी टास्क को आप परफॉर्म करना चाहे उसके लिए आप कोई भी क्लास स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये बहुत वीक और आसान डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जब आप कोर्स पढ़ोगे तो उसमें ये सारी चीजें डिस्कस करोगे। तो क्लास बेसिकली वो स्ट्रक्चर होता है जिस तरीके से हम डेटा स्ट्रक्चर, जिस तरह हम वेरिएबल यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये समझ लें कि प्रोग्रामिंग के अंदर जो क्लास है वो एक तरीके का डेटा स्ट्रक्चर है टू स्पेसिफाई टू डिस्क्राइब फंक्शनैलिटी। ठीक है, इसी तरीके से फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जिनके अंदर एक्सप्रेशन जो कि एक्सप्रेशन बेस्ड होती हैं। एक्सप्रेशन बेस्ड का मतलब ये कि उसमें हम ऑब्जेक्ट्स वगैरह की जगह हम फंक्शनल कॉल्स बनाते हैं, और फंक्शनल कॉल्स के थ्रू हम हमारी जो लैंग्वेज होती है वो ड्राइव हो रही होती है। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल्स तो डिफरेंट लिखी हुई हैं, जो 1950 से लेकर 2000s तक जो अचीवमेंट्स हुई या डेवलपमेंट्स हुई। ठीक है, स्मॉल टॉक, सी प्लस प्लस, जावा, विजुअल बेसिक, सी शार्प, और भी लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस साथ साथ इवॉल्व होती रही। और जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप देखें वो किसी ना किसी तरीके से इन चारों में से किसी एक कैटेगरी में लाया करती होगी। ठीक है, तो ये पूरा जो एक एक कह लें आप रीकैप ऑफ हिस्ट्री है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। ये क्लियर है आपको? हाँ, सी शार्प ऑब्जेक्ट फंक्शनल भी है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, तो जावा भी है, क्योंकि जावा जो 8 वर्जन आया है वो फंक्शनल है। ठीक है, उसमें लैम्डा एक्सप्रेशंस और आप एनोनिमस फंक्शंस बना के वो काम कर सकते हो। तो वो तो एवोल्यूशन तो आहिस्ता-आहिस्ता ऑब्वियसली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हो रहा होता है। जैसे पाइथन है, पाइथन इसमें इम्पेरेटिव में भी आ सकती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में भी आ सकती है, फंक्शनल में भी आ सकती है। उसमें तीनों की प्रॉपर्टीज हैं। फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम लोग बेसिकली फंक्शनल कॉल्स बना रहे होते हैं, जिस तरीके से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर ऑब्जेक्ट्स बना रहे होते हैं ना, इसके अंदर हम एनोनिमस फंक्शंस बना के उसके थ्रू काम कर रहे होते हैं कि हमें ऑब्जेक्ट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, हम हर चीज को इंडिपेंडेंट कर देते हैं। ठीक है, और रीयूजेबिलिटी तो इसमें होती है। इसमें यहाँ पे डेफिनेशन भी होगी वैसे फंक्शनल पैराडाइम की। ठीक है, program is viewed as an entity that accepts input and produce output. Mathematicians refers to entities as function, which is the reason this approach called functional paradigm. कि basically आप functional programming के अंदर क्या कर रहे होते हैं कि आप उसको एज एक मशीन यूज कर रहे होते हैं कि आप उसको एक इनपुट देते हैं, उसकी बेस के ऊपर कुछ ना कुछ आउटपुट एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसको फंक्शनल कॉल भी कह सकते हैं आप कि आप फंक्शन को जब भी कोई वैल्यू पास करते हैं तो आप रिटर्न में से कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। इसी वजह से इसको फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है, डिक्लेरेटिव के बारे में मैंने ये बोला था कि डिक्लेरेटिव लैंग्वेजेस वो होती हैं जिनके अंदर हम बेसिकली डायरेक्टली प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं कि विदाउट फॉलोइंग एनी स्पेसिफिक एल्गोरिथम। और इम्पेरेटिव के अंदर हम लोग एल्गोरिथम्स को फॉलो कर रहे होते हैं, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर हम लोग इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग इम्पेरेटिव वर्जन को ही ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। उसके अंदर उसके फीचर्स हैं, 3 पिलर्स हैं जो मशहूर हैं, 4 पिलर्स भी हैं, कुछ 4 पिलर्स कहते हैं, कुछ 3 कहते हैं, लेकिन 4 पिलर्स ज़्यादा तो यूज़ होते हैं। 3 पिलर्स ज़्यादा मशहूर हैं, जिसमें आपका पॉलीमॉर्फिज्म है, इनहेरिटेंस है, और इनकैप्सुलेशन है। ये 3 बेसिकली पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। हो सकता है आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के एंड में शायद हो सकता है शायद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक हल्का-फुल्का ओवरव्यू में भी लो, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के कोर्स में।
मैं आउटलाइन मुझे पता नहीं है उसकी, तो मे भी शायद हो उसमें। ठीक है, सबको क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम, कोई क्यूरी, कुछ पूछना चाहें तो पूछ लें। देख लो कोई एग्जांपल, कोई ऐसी हो तो आपको पता भी दूं। जैसे ये देख लो, ये फंक्शनल कॉल की तरीका है, जैसे ये हो रहा है। ठीक है, कि आपका जो सम ऑफ क्रेडिट है ये पूरा का पूरा आप जो है एक तरीके से इसका एक फंक्शन टाइप बना रहे हो, डायरेक्ट इसको यूज कर रहे हो इक्वल्स टू वगैरह की जगह। ठीक है, तो ये रेफर्स टू सॉर्ट ऑफ थिंग है। ठीक है, और इसी तरीके से इसका मैकेनिज्म है कि फॉर एग्जांपल एक फ्लो है दिखाया हुआ है कि ओल्ड बैलेंस क्रेडिट डेबिट, तो सम करके आप ओल्ड बैलेंस और क्रेडिट को सम कर लें, डेबिट को सम कर लें, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा आपका बैलेंस क्या चल रहा है। इस तरीके से एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को ऊप भी कहा जाता है, इसमें ऑब्जेक्ट्स और मेथड्स और प्रोसीजर्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? किसी कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में HTML वगैरह स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में आती है। अच्छा, एक और चीज डिस्कस करना चाह रहा था मैं, जो कि क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर्स होते हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर बेसिकली स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर या पीस ऑफ कोड होता है। ठीक है, और जो कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर रन हो सकता है, इसीलिए उसको क्रॉस प्लेटफॉर्म कहा जाता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब ये होता है कि आप उसको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में, मतलब राइट वंस और रन ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को बेसिकली क्रॉस प्लेटफॉर्म कहते हैं, जो कि इंडिपेंडेंट होता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के से। ठीक है, या हार्डवेयर से। तो अगर कोई एप्लीकेशन आपकी ऐसी है जो कि ये आपको फैसिलिटेट करती है, तो वो बेसिकली क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन कहलाती है। जैसे एंड्रॉयड डेवलपमेंट में आजकल होता है कि क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस बन रही हैं, जो कि एक ही एप्लीकेशन एंड्रॉयड में भी चल रही होती है, iOS में भी चल रही होती है। मतलब एप्लीकेशन आप एक ही बनाते हैं, वही एप्लीकेशन एंड्रॉयड में भी रन हो रही होती है, और वही एप्लीकेशन आपकी iOS पे भी चल रही होती है। तो आपको दोबारा कोड करने की जरूरत नहीं होती उसको। तो ये एक इसका यूजफुलनेस है जो कि नॉर्मली यूज होती है। कॉटलिन नहीं, कॉटलिन खाली उस पे चलती है, एंड्रॉयड पे चलती है। कॉटलिन क्रॉस प्लेटफॉर्म नहीं है मेरे ख्याल से। वो है रिएक्ट नेटिव है, फोन गैप है, और और भी लैंग्वेजेस हैं। स्विफ्ट स्विफ्ट उसके लिए है, iOS की डेवलपमेंट के लिए स्पेसिफिकली। स्विफ्ट भी क्रॉस प्लेटफॉर्म नहीं है। जेसॉन तो डेटा वो है, एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मेट है। जेसॉन कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन कहते हैं इसको। बेसिकली ये जावास्क्रिप्ट की एरेज होती हैं की वैल्यू पेयर्स के अंदर, और उनको हम यूज कर रहे होते हैं एज अ डेटा। डेटा पास करने के लिए हम यूज कर रहे होते हैं, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। फ्लूटर का मुझे पता नहीं है। फ्लूटर शायद, मे बी शायद फ्लूटर क्रॉस प्लेटफॉर्म हो। थैंक यू मोहम्मद साद, आज टीचर्स डे है, मुझे नहीं पता। होता होगा। अ, अच्छा, कल मेरी बर्थडे थी, वो तो गुजर गई। अच्छा जी, अभी तक हम लोग वैसे इसमें तो फोर्थ जनरेशन तक होगा। जो नई बुक है उसमें फिफ्थ और सिक्स जनरेशन भी आ गई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की सिक्स जनरेशन आ चुकी हैं। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर ऑब्वियसली हमारी मशीन लैंग्वेज थी, सेकंड जनरेशन के अंदर हमारी ये दूसरी हमारे पास डिक्लेरेटिव लैंग्वेजेस थी। उसके बाद हमारे पास दूसरी लैंग्वेजेस थे, और एक मिनट मैं उस पर हेडिंग पे आ ही जाऊँ। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थी और फंक्शनल थी। फंक्शनल के बाद भी इसको और एनहांस करके ट्रीट देता हूँ। ऑनलाइन ट्रीट मैंने सबको क्विज के मार्क्स दे दिए ना, वही तो ट्रीट है तुम लोगों की भाई।
किसी हाल में खुश नहीं रहना तुम लोग, हमेशा रोते रहना। जो मिला उस पर खुश नहीं है। चलो, नहीं मेरा पीएचडी हो जाएगा ना, उस वक्त ट्रीट ले लेना मुझसे तुम लोग। उस वक्त मैं देने को तैयार हूँ। बर्थडे बर्थडे मैं नहीं मनाता ना, मैं उसको मानता हूँ कुछ खास। इंशाल्लाह फिर दे दूंगा उस वक्त ट्रीट। खैर अच्छा जी, आउट ऑफ द स्कोप डिस्कशन हो गई, तो यहाँ पे इस चीज को एंड करते हैं। ना मानो पीएचडी समीर, कोई मसला नहीं, मैं कौन सा बोल रहा था मानने के लिए जबरदस्ती। पर्सनल बिलीव है, जिस जिसका जो भी हो। ब्रेक ब्रेक एंड में ले लो, थोड़ी सी और क्लास कंटिन्यू करने दो, मैं देख लूँ कोई ऐसी चीज तो नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो रह गया हो, फिर मैं उसको डिस्कस कर लूँ और खत्म कर देते हैं प्रोग्राम। डेटा स्ट्रक्चर तो अभी हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। आप वो चेक कर लो ना, उसमें अपने एलएमएस पे जाके चेक कर लो बिलाल। एलएमएस पे आपके रिजल्ट वहाँ पे मार्क्स आएंगे सारे, ऐसे थोड़ी बताया मैंने। ऑलराइट, अच्छा जी। डेटा स्ट्रक्चर्स बेसिकली, डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं और क्यों यूज होते हैं, सबसे पहले इस चीज को क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली आपका इज अ वे टू स्टोर और अरेंज डेटा इन मेमोरी, ठीक है। कि जो जब हम कंप्यूटर मेमोरी के अंदर कोई अपनी किसी चीज को स्टोर करना चाहते हैं या सेव करना चाहते हैं या इन फ्यूचर यूज के लिए रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज करते हैं। मोस्ट सिंपल एंड मोस्ट कॉमन डेटा स्ट्रक्चर जो हम यूज करते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। जिस तरीके से इंटीजर वेरिएबल हमने लिखा है, ठीक है, तो इंटीजर का मतलब क्या है कि इंटीजर 16 बिट्स की मेमोरी को कंज्यूम करता है, तो 16 बिट्स की मेमोरी आपके लिए उसने रिजर्व कर ली जब वो स्टोर हो रहा होगा। इसी तरीके से स्ट्रिंग स्ट्रिंग भी 16 बिट्स का भी होता है, 32 बिट का भी होता है, ठीक है। तो अगर आप स्ट्रिंग वेरिएबल, आपने स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है उसको, ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि उसके अंदर उसकी जो वैल्यू है वो 16 वैल्यूज आप सॉरी 16 बिट की स्टोरेज स्पेस को आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से और भी फर्दर डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जिस तरह एरे है और स्टैक है और क्यू है, जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, या जो वन ऑफ द कोर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो कि यूज होते हैं, ठीक है। एरे को सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। सीक्वेंशियल कहने की वजह यह है कि होने की वजह यह है कि जो एरे होता है वो इंडेक्स बाय इंडेक्स, वन बाय वन चलता है। इस चीज को ज्यादा बेहतर समझने के लिए हम लोग इसकी एक छोटे से व्हाइट बोर्ड के ऊपर इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। एरे में बता रहा हूँ।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको एक्सप्रेस करना चाहूँ, अगर मैं ये सेंटेक्स लिखूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसकी वैल्यू आपने यहाँ आई, जिसका नाम है, और उसकी वैल्यू 4 है। ठीक है, यानी इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन स्टेटमेंट आपने एक तरीके से लिखी है। ठीक है, अगर हमारा ऐसा सिनेरियो हो जहां पे हमें एक ही डेटा टाइप के मल्टीपल एलिमेंट्स को सेव करना हो, एक ही डेटा टाइप के मल्टीपल एलिमेंट्स को सेव करना हो, तो उसके लिए हमारे पास जो तरीका है वो एरे है। ठीक है, एरे क्या होती है? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सेम डेटा टाइप। आसान लफ्जों में अगर इसको कहना चाहें, यूं होगा। अगर उसका सिंटैक्स लिखना चाहे तो ये वो कुछ ऐसे होगा। तो यहाँ पे जो इंटीजर है, ये इंटीजर आई अब एक वेरिएबल नहीं रहा, अभी एक एरे बन गया जिसके अंदर ये 5 वैल्यूज हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। अच्छा, जब इसको अगर हम इसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होगी। मैं अब इसको टेक्स्ट पे कर देता हूँ। 0 1 2 3 4 5। हाँ, यहाँ होगा होगा, सॉरी। ऑल राइट, अच्छा जी। ये मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचे बोल लिख दिया, खैर वो समझाने के लिए कि एरे जो होता है वो सीक्वेंशियल डाटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और सीक्वेंशियल डाटा स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि हमेशा ये इंडेक्स के ऊपर चलता है। ठीक है, और इंडेक्स इसका हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, सेकंड इंडेक्स है, थर्ड इंडेक्स है, फोर्थ इंडेक्स है, 5 इंडेक्स है। यहाँ पे जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है, ये स्क्वायर ब्रैकेट से, जो मैंने मिस कर दिया था लास्ट टाइम, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं एरे को, और ये जो 5 अंदर लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ को, कि जो मेरी एरे है वो किस लेंथ की है, कितने एलिमेंट्स उसके अंदर होंगे। तो अगर मैंने 5 लिखा है तो ये 5 एलिमेंट्स बेसिकली इसके अंदर स्टोर हो रहे होंगे। ठीक है, और जब ये एरे की लाइन एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, तो यहाँ पे 0 इंडेक्स के ऊपर 1 वैल्यू आ जाएगी, फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर सेकंड 2 वैल्यू आ जाएगी, इसके अंदर सीक्वेंशियली वैल्यूज इंसर्ट हो जाएंगी। ठीक है, और इस वाली 5 की फिलहाल हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 0 इंडेक्स के ऊपर 1 वैल्यू है, 1 इंडेक्स के ऊपर सेकंड वैल्यू है, सेकंड इंडेक्स पर 3 वैल्यू है, थर्ड इंडेक्स पे फोर्थ, और फोर्थ इंडेक्स पे फिफ्थ वैल्यू पड़ी हुई है। या जो भी वैल्यू आप सेव करें, लाजमी नहीं है 1 2 3 4 5 ही हो, आप जो भी इंटीजर सेव करना चाहें, वैलिड इंटीजर आप इसमें स्टोर या सेव कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो 100 हो, वट एवर हो। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर 1 2 3 4 5 लिखा है, तो इसका लाजमी ये मकसद नहीं है कि इसमें आपको सीक्वेंस में ही डाटा देना है। ठीक है, डाटा आप किसी भी मतलब कोई भी नंबर हो, लेकिन जब वो इंसर्ट हो रहा होगा तो वो सीक्वेंशियली होगा, यानी सबसे पहले
पहला एलिमेंट जाएगा, फिर दूसरा एलिमेंट जाएगा जो भी वैल्यू हो उसकी, फिर तीसरा एलिमेंट जाएगा, फिर फोर्थ एलिमेंट जाएगा, फिर फोर्थ जाएगा, फिर फिफ्थ जाएगा। इसको कॉल करने के लिए इसको कॉल करने का मतलब इसको प्रिंट कराना होगा मेरे ख्याल से, जो पूछना चाह रहे हो। तो प्रिंट कराने के लिए इसके लिए सिंपल लूप यूज कर लोगे आप, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स हो गया उनको आप वन बाय वन प्रिंट करा दोगे, ठीक है। यहाँ आप ये भी कर सकते हो कि एक स्पेसिफिक एलिमेंट को प्रिंट कराना चाहते हो, तो आप डायरेक्ट उस इंटीजर का को प्रिंट करा, मतलब इसको प्रिंट आई और उसका इंडेक्स यहाँ पे पास कर दो। तो इंडेक्स पास करोगे तो ऑटोमेटिकली इसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। दो तरीके हैं वैसे, नॉर्मली एरेज को प्रिंट कराने के लिए लूप यूज किया जाता है, फॉर लूप, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो वन बाय वन आपके आइटरेटिवली बेसिकली प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। जिस तरीके से हमने यहाँ पे इंटीजर की एरे बनाई है, ठीक है, इस तरीके से फ्लोट की भी एरे हो सकती है, डबल की भी एरे हो सकती है, इसी तरीके से स्ट्रिंग की भी एरे हो सकती है, कैरेक्टर की भी एरे हो सकती है। तो लाजमी नहीं है कि जो एरे हो आपकी वो इंटीजर की ही हो। 2 डायमेंशनल एरेज भी होती हैं, 3 डायमेंशनल एरे भी हो सकती है। 2 डायमेंशनल एरे बनाने का सिंपल तरीका क्या है मैं बताता हूँ। ठीक है, ये 2 डायमेंशनल एरे है, ठीक है। इसमें आप जो भी वैल्यू पास करना चाहें, फॉर एग्जांपल आप ये भी कर सकते हैं, इसको आप 5 वैल्यू दे दें, इसको 6 दे दें, तो ये 5 बाय 6 का एक बेसिकली मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। मैट्रिक्स तो याद है ना, मैथमेटिक्स पढ़कर आए हो, भूल तो नहीं गए? हाँ, रॉज एंड कॉलम्स, बिल्कुल बिल्कुल। तो 2D एरे का जो सबसे पहला यूजेज दिखाया जाता है प्रोग्रामिंग में, वो सबसे पहले मैट्रिक्स प्रिंट ही कराया जाता है। तो उसके लिए ये एक उसका सिंपल प्रोसीजर है। इसको यूं भी शो करा जाता है, इसको यूं भी करा जाता है। तो आई को अलग कर दें, जे को अलग कर दें, 2 एरे बना लें, इनको मर्ज करके भी यूज कर सकते हैं। इट डिपेंड्स, लेकिन नॉर्मली सिंटेक्स जो होता है 2 डायमेंशनल एरे का वो ऐसा ही होता है। अगर आप इसकी एग्जाम्पल भी कोई गूगल पे सर्च करोगे या कोई भी एग्जाम्पल करोगे तो उसमें 2 डायमेंशनल एरे का जो आपको बेसिक फॉर्मेट मिलेगा वो यही मिलेगा। ये चीज क्लियर है? कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है, पूछे? पूछ लें, यानी पूछे नहीं पूछ। 2D एरे मैट्रिक्स को बनाने के लिए, मैट्रिक्स कैलकुलेशन हो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो। 3D एरे के लिए कुछ भी नहीं करना भाई, 3D एरे के लिए एक और ब्रैकेट ऐड कर दो, 3D एरे बन जाएगी भाई। तो 3 बाय 3 का मैट्रिक्स बनाना होता है, 3 बाय 3 का मैट्रिक्स बना लो। ये चीज बेहतर क्लियर बताऊं कब होगी, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। तो जब आप लोग लूप पढ़ लो ना प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के कोर्स के अंदर, उसके बाद आप एरे के साथ प्ले करना शुरू करना। अभी आप गूगल से सर्च करके सिंटेक्स तो उठा लोगे, लेकिन वो बेहतर समझ नहीं आएगा। जब आप लूप्स की प्रैक्टिस कर लो ना, लूप कोर्स में पढ़ लो मिड के बाद, उसके बाद इसके ऊपर आना, उसके बाद 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल साथ प्ले करके देखना, ठीक है। वैसे तो पहले वाले को देखो और उसको करो। हाँ, मिड के बाद उसी का बोल रहा हूँ मैं, अपने कोर्स का नहीं बोल रहा। मेरे कोर्स में सिंटेक्स के ऊपर मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। मैं एक डेटा स्ट्रक्चर क्या है, कैसे काम करता है, उसके ऊपर मेरा फोकस ज्यादा होगा, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन साइड ज्यादा आपको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के अंदर उसकी लैब के अंदर मिलेगी। बच्चों का आवाज बहुत आ रही है माशाल्लाह, पहले अच्छे से अच्छा जी, चलें जी, ये यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है।
अच्छा जी, इसके अलावा फिर हम लोग आगे एक दो कॉन्सेप्ट्स बाकी हैं, अ, वो भी पढ़ लें, स्टैक और क्यू। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास फिर रिवीजन के लिए रख लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में सिर्फ रिवीजन कर लेंगे। ठीक है। ऑलराइट, अटेंडेंस भाई, अटेंडेंस भी दे दीजिए। मोहसिन को टेंशन हो रही है, अटेंडेंस उनकी कहीं चली जाएगी, अभी तक जैसे जाती रही है, तो फिर अटेंडेंस दे दें। हाँ, सब दे दें, सब दे दें भाई। अटेंडेंस दे दें, सेशन पे रिस्टार्ट करके फिर मैं वो स्टैक और क्यू समझा देता हूँ। अटेंडेंस सबने दे दी। चले, मैं सेशन रिस्टार्ट कर रहा हूँ, फिर स्टैक और क्यू को डिस्कस करते हैं। ठीक है।